कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास बेटा कई चीज़ें देखते हैं, है ना। वर्ल्ड में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट क्या हम एक डार्क रूम, अंधेरा है बिल्कुल रूम में, उस रूम में कोई चीज़ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। ऑन लाइटनिंग ऑफ द रूम, जब हम उसमें लाइट ऑन कर दें तो हमें जो थिंग्स हैं वो विजिबल हो जाएंगी, हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। वट मेक्स थिंग्स विजिबल। लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई क्यों दे रही हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन में तो हमें सनलाइट हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लेकिन जब डार्क रूम है वहाँ पे जब हम लाइट ऑन करेंगे तभी वो हमें वो चीज़ें दिखती हैं। एक डार्क रूम में, अंधेरे रूम में हमें चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट डैट फॉल ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन के कारण बेटा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे आती हैं, देन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी द थिंग्स। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे आई, देन हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम इवन ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि लाइट उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनन एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। इसके अलावा बेटा और भी कई वंडरफुल फिनोमिनन हैं, जैसे जैसे कि किसी मिरर पे इमेज फॉर्मेशन क्यों होती है, मिरर पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो भी लाइट से जुड़ा हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी लाइट से बिलोंग करता है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का कलर कैसे बनता है? बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। और लाइट कैसे रिफ्रैक्शन होती है। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। हमें जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो ये सारे टॉपिक हमें क्लियर हो जाएंगे। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनन अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन में। फैक्ट एट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा सोर्स है लाइट का, उसमें भी हमें लाइट एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। यूजली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। कभी आपने देखा होगा बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, अगर किसी होल से लाइट पास हो रही हो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है टेढ़ा सा, तो लाइट का बेटा जो पाथ है वो बहुत छोटा रहता है, क्योंकि लाइट की टेंडेंसी, लाइट जो वहाँ से बेंट हो जाती है और वहाँ से लाइट स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर पाती। एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग ray fails. To explain phenomena such as diffraction, light is thought of as a way detail of which we'll study in higher classes. इसकी डिटेल बेटा, जो भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसकी इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, ये आपको हायर क्लासेस में डिटेल में बताया जाएगा। Again, the phenomenon beginning of the 20th century become known that the way theory of light often become inadequate for the treatment for interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. This confusion about the true nature of the light continued for some years till the modern quantum theory of the light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. 20th सेंचुरी में बेटा ये बताया गया था कि लाइट क्या एक वेव की तरह मूव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, बट
बाद में उसमें एक क्वांटम थ्योरी ऐड हुई जिसमें बताया जा रहा है कि लाइट जो है अमर्ज होती है, इन विच लाइट ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है। न्यू थ्योरी रिकनसाइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव ऑफ नेचर। ये सारा टॉपिक बेटा आपको हायर क्लासेस में क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अभी इस टॉपिक की इतनी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में बेटा हमने पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन, propagation of light. These basic concepts will help us to study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand that reflection of light by spherical mirror. इस चैप्टर में बेटा हमने क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन में इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, स्फेरिकल मिरर में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, जैसे मिरर की एक साइड पॉलिश्ड होती है ना, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो भी उस पर लाइट पड़ेगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बेटा आपने पहले भी पढ़ा होगा 6 to 8 9th क्लासेस में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ किसी स्फेरिकल मिरर पे लाइट पड़ रही है और उसके बाद ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे इंसिडेंट रे है नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जैसे ये मिरर है तो नॉर्मल रे ऑफ लाइट, और ये रिफ्लेक्ट हो गई है, देन क्या है, ये भी सेम प्लेन में ही है। These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface of spherical surface. कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उस पर कोई भी रिफ्लेक्शन हो रही है तो बेटा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, ये सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। सो यू आर फैमिलियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हमें पता है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, एक प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज कैसा रहता है, इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, कि इमेज जो बन रही है मिरर में अगर दूर है तो कितनी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, सामने बन रही है, कहाँ बन रही है, ये सारी चीज़ें बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टर भी बनती है। हाउ डिड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस आर कर्व्ड, लेट अस एक्सप्लोर। आइए चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी बता रखी है, आइए चलिए देख लें। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। बेटा जैसे ये स्पून रहता है ना, और इसकी जो ये बैकग्राउंड रहती है एक तो ऐसे डीप सा रहता है, और स्पून के हमने क्या कर्व्ड एरिया, जो कर्व्ड सरफेस है उसमें देखना है। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज दिखाई देती है? इमेज कैसी दिख रही है, स्मॉलर दिख रही है कि लार्जर दिख रही है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम द फेस, अपना फेस धीरे धीरे स्पून से दूर लेके जाओ और फिर इमेज को ऑब्जर्व करो कि उसमें कोई चेंज आता है। फिर बाद में क्या करना है, रिवर्स द स्पून को उल्टा कर लो, रिपीट द एक्टिविटी। इमेज बाद में देखो कैसी बन रही है, दोनों सरफेस पे देखो बेटा इमेज कैसी बन रही है। ये तो कई करके देखा भी होगा, अगर नहीं करके देखा तो इसको जरूर करके देखना कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, स्पून की फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे कैसी इमेज बनती है, और उसको नोटिस करना कैसी बनेगी बेटा। कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर, जो कर्व्ड मिरर है वो स्फेरिकल मिरर रहता है। रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेयर।
सच मिरर हुज रिफ्लेक्शन सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जिसकी बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। अभी हम स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है और उस पर कैसी इमेज बनती है। ये देखो कर्व्ड है ना, ऐसे करके कर्व्ड हो, ये क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। कर्व्ड होते हैं या तो इनवर्ड होंगे या आउटवर्ड होंगे। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो इनवर्ड कर्व्ड होता है फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, फेस जो सेंटर ऑफ द स्फेयर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। किस चीज को कनकेव? बेटा ये पूछ ले भी लेते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सेंटर ऑफ द स्फेयर कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जिसका आउटवर्ड कर्व्ड है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज में ये देखो, ये क्या है? कनकेव है, ये क्या है? कन्वेक्स है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये और ये कर्व्ड इनवर्ड है, ये कर्व्ड आउटवर्ड है। यू मे नोट दैट इन दिस डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। यहाँ पे शेडेड भी दी गई है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटली टू कनकेव मिरर। जैसे स्पून है जो कर्व्ड इनवर्ड है तो वो कनकेव मिरर है। सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज्ड आउटवर्ड, जो आउटवर्ड की तरफ बल्ज्ड है वो क्या है? कन्वेक्स मिरर है। Before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms. These terms are commonly used in the discussion about spherical mirror. Center of the reflecting surface of spherical mirror is a point called the pole. बेटा ये चीज़ भी नोट कर लेना। Center of the reflecting surface of a spherical mirror, किसी भी spherical mirror की जो reflecting surface का center है वो क्या? इसका point called the pole. It lies on the surface of the mirror. ये surface of the mirror पे होता है। Pole is usually represented by the letter P. Pole को P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कोई भी सरफेस है इस ऐसा, ये देखो ये मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। इस पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, जो सेंटर है ये क्या है? P है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, ये क्या है? P है। ये कन्वेक्स मिरर का है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। Spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called the center of the curvature of the spherical mirror. इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किस चीज से डिनोट करा है? C से। दोनों सरफेस में ये पॉइंट है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ये मिरर का पार्ट नहीं है। जो पोल था वो मिरर का पार्ट था, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड में ये सरफेस रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द कनकेव मिरर इन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट सामने था ना, जैसे ये यहाँ पे बन रहा है, यह पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे सेंटर में बन रहा है। और इसमें क्या है? क्या होता है? रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर forms a part is called the radius of the curvature of the mirror. It represented by the letter R. Radius of curvature होता है। You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Distance PC मतलब पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? इसका रेडियस है। ये जो डिफरेंस है
ये डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस है। You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This called the principal axis. इसको क्या कहते हैं बेटा, principal axis। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट दिस पोल। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर। आगे एक एक्टिविटी है बेटा, आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। सन को उन्होंने पहले सावधानी बता रखी है कि ये एक्टिविटी करने से पहले क्या करना है। डू नॉट लुक एट द सन, सन को ऐसे डायरेक्टली नहीं देखना। इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, ना ही सनलाइट को किसी मिरर में देखना है। इट में डैमेज योर आई, इससे आईज डैमेज हो जाती हैं। होल्ड अ कनकेव मिरर, अपने हाथ में एक कनकेव मिरर लो और डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सन की तरफ आप रिफ्लेक्ट करो। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर। और ऐसे लाइट जो रिफ्लेक्शन, मिरर की जो रिफ्लेक्शन लाइट है, लाइट की जो रिफ्लेक्शन है शीट ऑफ पेपर पे आपने उसको हेल्ड करना है क्लोज टू द मिरर। मूव द शीट ऑफ ए पेपर बैक एंड फ्रंट ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट एज ब्राइट शार्प स्पॉट ऑन द लाइट। आपने तब तक उस पेपर ऑफ शीट को थोड़ा सा घुमाते रहना है एक जगह पे जहाँ पे स्पॉट ऑफ लाइट ना बन जाए। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर फ्यू मिनट। कुछ मिनट तक आपने उसको होल्ड करके रखना है और थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, कि वो जलना शुरू हो जाता है। क्यों जलता है? इट में इवन कैच फायर। क्यों जलता है बेटा? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है ब्राइट स्पॉट पे। ए स्पॉट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। उसमें किसकी सन इमेज बन रही है? सन की, ऑन द शीट ऑफ द पेपर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। उसने फोकस करा कनकेव मिरर पे, हीट प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इग्निशिएट द पेपर। सनलाइट बेटा वहां पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो रही है, और कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जो कंसंट्रेशन है वहां पे बढ़ गई, जहाँ पे एक जगह पे जा रही है, उससे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, पेपर में आग लग गई। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। जो भी इमेज की पोजीशन थी बेटा मिरर में बनने की, वो क्या है, फोकल लेंथ है मिरर की। ये देखो सारी लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, एक ही पॉइंट पे, है ना। एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके क्या बन गया, यहाँ पे इसका फोकस आ गया एक ही पॉइंट पे, तो जिससे क्या हुआ, जो भी सारी रे ऑफ लाइट थी सारी एक जगह पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पे रे ऑफ डायग्राम उन्होंने कहा है, इसकी हेल्प से, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है, और कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, एक ही पॉइंट पे बेटा ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और वहाँ उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, कनकेव मिरर है। A number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Concave mirror पे ray of light पड़ रही हैं, तो क्या observe हुआ, the reflecting ray they are all meeting or intersecting at a point on the principal axis of the mirror. सारी ray of light बेटा कहाँ मिल रही थी, एक ही पॉइंट पे मिल रही थी, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, एक ही पॉइंट पे मिल रही है ना। This point is called the principal focus of the concave mirror. Principal focus of the concave mirror. Similarly, observe 9.2b figure, ray parallel to the principal axis reflected by a convex mirror. Convex mirror में भी reflect हो रही है, but जो reflection appear हो रही है वो कहाँ पे आ रही, come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the concave mirror. ये देखो
यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या एक जगह पे इसकी बेटा कंसंट्रेशन नहीं पड़ रही, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना। और उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो एक जगह पे जहाँ पे आ रही है वो क्या है, उसकी प्रिंसिपल फोकस है। Principal focus is represented by the letter F. Distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। कैपिटल F क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस है, स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इमेज बनती है। इसमें क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है, सॉरी इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. Reflecting surface है बेटा जो spherical mirror का, उसमें circular outline है। Diameter of reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. 9.2 फिगर में हमें क्या दिखाया है, डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट द अपर्चर। जैसे ये इसको एम और इसको एन लिया, ये डिस्टेंस ये क्या है, अपर्चर। वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर दैट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर? फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे बेटा ये एक लाइन ये वाली याद रखने वाली है कि जो स्फेरिकल मिरर के जो स्मॉल अपर्चर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से डबल रहता है जो रेडियस रहता है। फॉर दिस हमें ये चीज याद रखनी है, r इज इक्वल टू 2f। ये बेटा न्यूमेरिकल्स में भी पूछा गया है कि रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ। It implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. Spherical mirror में image formation कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा कि image formation by a plane mirror. Plane mirror में image formation कैसे होती है? You also know that the nature, position and relative size of the image formed by them. कि कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है, उसकी नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, कौन से मिरर में किस इमेज का कितना। आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स में, बाइक्स वगैरह पे वो जो मिरर लगे रहते हैं उसमें इमेज बहुत छोटी छोटी सी बनती है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बट कई ऐसे मिरर होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, मिरर पे, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दैम। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर पे इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है? वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है, उस हिसाब से उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इमेज कैसी बननी चाहिए, ये सारी चीजें कैसे हमें पता चलती हैं। इमेज इज रियल और वर्चुअल। इमेज रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इन लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या सेम साइज की बन रही है, ये हमें कैसे पता चलता है बेटा? ये इस एक्टिविटी में हमें थोड़ा सा एक्टिविटी में समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा था कि जो सनलाइट है अगर हम उसको एक जगह पे फोकस करते हैं, है ना, उसकी इमेज फॉर्मेशन की जो इमेज बनती है जो सन की, उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ लाइट है वो एक ही जगह पे सारी इकट्ठी होती है और कागज जलना शुरू हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस करा था। क्यों होता है बेटा ऐसा? You have seen that the sharp bright spot of light you go to the paper. In fact, the image of the sun was tiny, real, inverted image. इमेज कैसे बनी थी बेटा? बहुत ज्यादा छोटी थी, रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। यू गॉट द अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ। ये हमें बेटा कैसे पता चलेगा? फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी थी वो हमें कैसे पता चलेगी? मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से बेटा जो इमेज बनी है वो कितनी दूरी पे बनी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो इमेज बनी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बड़ी है, रियल है कि इन्वर्टेड है। वो किससे पता चलेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है
उसकी इमेज कहाँ बन रही, दूर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पास में है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये सारा हमें आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है टेक ए कनकेव मिरर लिया, उसकी फोकल लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ को नोट डाउन किया। और इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की कहाँ पे बन रही है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उन्होंने कहा मार्क ए लाइन ऑन ए टेबल विद द चौक, एक टेबल पे आप चौक से एक लाइन मार लो और वहां पे आप कनकेव मिरर रख दो और वहां से प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइन द लाइन, कि उसका पोल जो है उस लाइन के पास बने। ड्राइव विद द चौक 2 more लाइन्स, और 2 और लाइनें खींच लो जो इसके पैरेलल हो। और डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और जो डिस्टेंस है ना बेटा, ऐसे मिरर रखा पैरेलल लाइन पे, फिर 2 पैरेलल लाइन और मार ली, एक पे ऑब्जेक्ट रखा, दूसरे पे क्या करा, आइए चलिए देखते हैं। स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट रखा जैसे कि बर्निंग कैंडल, जलती हुई एक कैंडल ले ली, एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड द सी, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना उससे उस पोजीशन से थोड़ा पीछे रखा उस कैंडल को। और प्लेस ए पेपर स्क्रीन, और एक पेपर स्क्रीन पास में रख दी, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख दी, यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल रख दी, यहाँ पे पेपर शीट रख दी। तो क्या हो रहा है, मिरर टिल ऑब्टेन शार्प ब्राइट लाइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। आप देखोगे कि इसकी इमेज कैसी बन रही है, ब्राइट शार्प लाइट है। ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को अच्छे से देखना है, उसकी नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है। इमेज का नेचर मतलब कि कितनी है, कितने साइज की है, पोजीशन में कहाँ पे बन रही है, पास ही में बन रही है, दूर बन रही है। बाद इमेज को उन्होंने कहा ध्यान से देखना है, नेचर वगैरह सब कुछ नोट डाउन कर लेना। फिर उस एक्टिविटी को, जैसे आपने पहले सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से पीछे रखा, अब सेंटर ऑफ जहां, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, पीछे रखा, बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखो, फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के देखो कि कैसी कैसी इमेज बनती है। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर, मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल कैसी बन रही है, वो सारा हमने बताना है। कैसा होगा, अभी मैं आपको बेटा उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि कैसे हमें इमेज का पता चलता है। वहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी इमेज बनेगी, ये देखो। यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी दैट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज की नेचर है, पोजीशन है, साइज है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो पॉइंट पी एफ और सी के बीच में है, पीछे है, आगे है, कहाँ है। इमेज फॉर्म इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार तो इमेज बेटा रियल होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। इमेज इज अदर मैग्नीफाइड रिड्यूस्ड एज द सेम साइज, इमेज की साइज सेम रहेगी, इन लार्ज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, उसकी पोजीशन कौन सी रहेगी, ये सारा किस पे डिपेंड करता है बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। जैसे ये देखो, ये टेबल दिखा रखा है हमें, इसमें क्या है बेटा, जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी मतलब बहुत दूर है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस एफ। और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी। ये देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशंस है, ये देखो बेटा, एट द इनफिनिटी, एट द इनफिनिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी बेटा जो इमेज फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी, जो हमें पॉइंट साइज की बनती है, ठीक है। और दूसरे में क्या बता दिखा रखा है, बियॉन्ड सी। अगर इमेज बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बिटवीन द एफ एंड सी एंड डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखो, अगर इमेज बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड द सी बन रही है ना, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी बड़ा है
तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, कहाँ बनेगी इमेज? यहाँ पे फोकस थोड़े पीछे है और कैसी बन रही है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट कैसा है और उसकी इमेज कैसी बन रही है, ठीक है। ये बन कहाँ रही है, बिटवीन द पी एंड सी। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट एट द सी होगा, इमेज कहाँ बनेगी, एट द सी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज तो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट द सी, तो इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, एट द सी पॉइंट, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज की। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, इनलार्ज्ड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इसमें ज्यादा करके देखो आप, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है बेटा। ये आपको पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने को भी, ड्रॉ करने को कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए होगा एट द सी, एट द सी होगा तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, साइज क्या होगी इमेज की। बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से आपने समझ लेना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसकी नेचर क्या होगी इमेज की, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। एट द इनफिनिटी बेटा क्या होता है, फोकस पे इमेज बनती है, पोजीशन उसकी फोकस पे रहती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रहती है, रियल और इन्वर्टेड रहती है। बियॉन्ड द सी भी बिटवीन एफ एंड सी, जब सी पे होगा तो सी पे ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जब सी एंड एफ के बिटवीन में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बेटा हम ऐसे मेंशन करते हैं, और इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, इनलार्ज मतलब उससे बड़ी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उसके बड़े साइज की इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। जब एफ पे है तो इन्फिनिटी पे बेटा इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट होगा तो बिहाइंड द मिरर बेटा पोजीशन उसकी इमेज की बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, बियॉन्ड द सी, है ना, बियॉन्ड द सी बन रही है। ऑब्जेक्ट देखो कितना है, ऑब्जेक्ट छोटा सा है ना, लेकिन इसकी इमेज इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कितनी कैसी है, इनलार्ज है। और इन्फिनिटी पे जब बेटा ऑब्जेक्ट है, द इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट एफ है, जब ऑब्जेक्ट फोकस एफ एट द एफ पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर इमेज बनती है, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। लेकिन जब एफ के आगे यहाँ पे बन गया बिटवीन द एफ एंड पी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन द एफ एंड पी आ गया तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है और इनलार्ज बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये देखो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस में, जो इमेज फॉर्मेशन थी स्फेरिकल मिरर में, उसमें यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये जो इसके बीच में इमेज फॉर्मेशन के बारे में दिखा रखा है, ये सारा बेटा कुछ एक्स्ट्रा ही है, इसको एग्जाम के नज़दीक इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन है ये इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर, जो फिगर्स हैं इनको अच्छे से देख लेना है आपने, वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द कनकेव मिरर, और जो वो वाला टेबल था उसको अच्छे से समझ लेना है। ये देखो ये सारी बेटा इनको जो रे डायग्राम्स हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, एट द एफ, और बहुत ही डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन द सी एंड एफ, और इमेज कैसी है बेटा, स्मॉल है ना, और क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है।
और यहाँ पे जब एट द सी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ एट द सी बन रही है ना, सेम साइज की बन रही है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो कैसे कहाँ पे इमेज बन रही, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सी बन रही है। जब ऑब्जेक्ट एट द एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द एफ एंड पी है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और क्या सी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ लेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बेटा यूजेस क्या है। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। ये कनकेव मिरर की बेटा जो यूजेस हैं ये भी आपको पूछे जा सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा। ये टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज होता है। ये पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें देते हैं, इसके लिए ज़्यादा करके ये हेडलाइट्स में यूज किए जाते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में भी ये यूज होता है, लार्जर इमेज दिखती है, फेस लार्ज दिखता है, इसलिए शेविंग मिरर में भी यही कनकेव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट कनकेव मिरर को यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के ताकि उनको टीथ बड़े से दिखाई दें और वो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। Large concave mirrors are used to concentrate the sunlight to produce heat in the solar furnaces। और जो सोलर फर्नेसेस रहती हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट को एक जगह पे फोकस किया जा सके, उसको उससे एनर्जी ली जा सके, है ना, ये इसीलिए वहाँ पे भी कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। आई होप बेटा आपको कनकेव मिरर्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें आपको ये इमेज और ये वाला टेबल ये जो है ना बेटा ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा। ये बेटा ये जो टेबल है और वो जो डायग्राम्स है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक बेटा क्लियर हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे। बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हमने कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो तो हमने पढ़ लिया था। जैसे एट द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ पे इमेज बनेगी। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ लास्ट वीडियो जरूर देखना। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। आइए चलिए देखते हैं। टेक ए कन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड। एक कन्वेक्स मिरर लेना है और उसको अपने हाथ में पकड़ना है। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड। और पेंसिल को नोक वाला हिस्सा जो रहता है उसको अपराइट पोजीशन में दूसरे हाथ में पकड़ना है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। और मिरर में पेंसिल की इमेज देखोगे आप, क्या इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, छोटी है या बड़ी है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली। और मिरर से आपको पेंसिल धीरे धीरे दूर लेके जानी है। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। और इमेज आपने देखना है कि स्मॉल हो रही है या लार्ज हो रही है। पहले आपने पास से देखा कि इमेज जो है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, फिर धीरे धीरे दूर लेके गए, फिर हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि इमेज स्मॉल हो रही है कि लार्ज हो रही है। इस एक्टिविटी को ध्यान से करना है और ध्यान से नोट करना है। इमेज विल मूव क्लोजर टू द फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। कि जब हम मिरर के क्लोज में लेके जा रहे हैं देन इमेज कैसी बन रही है, और मिरर से दूर लेके जा रहे हैं देन इमेज कैसी बन रही है। द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में तो बेटा 5 तरह की ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एट द इन्फिनिटी है या एट द फोकस है, एट द सेंटर है, बिटवीन द सेंटर और फोकस है, कई थे, लेकिन इसमें क्या है बेटा सिर्फ 2 है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी एंड सेकंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एक तो है इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, देन इमेज कहाँ पे बन रही है, और दूसरा क्या है फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर फॉर दीज 2 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। रिजल्ट क्या है, आइए ये फिगर्स देख ले पहले। ये देखो बेटा,
ऑब्जेक्ट जब एट द इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट द एफ पोजीशन। और जब ऑब्जेक्ट एट द फाइनाइट पोजीशन है, ये देखो, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पॉइंट ऑफ द इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ना, यहाँ से ले ले आप, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, देन इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन द पी एंड एफ, बिटवीन द पी एंड एफ ये इमेज बन रही है। ये देखो पहले में क्या है, एट द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है ना जब बेटा, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना है, लेकिन उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है, बिल्कुल ही डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है। हमें इमेज यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी दिखाई देगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज यहाँ पे कैसी बनती है कन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल और इरेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब पास में है तो ये देखो बहुत छोटी सी इमेज बन रही है इसकी, है ना, स्मॉल साइज की, और बन कहाँ रही है, बिटवीन द पी एंड एफ। ये बेटा इसके दो इमेज फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी नेचर बता रखी है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द मिरर और नेचर ऑफ द इमेज। इन्फिनिटी पे क्या है, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। यहाँ पे क्या है बेटा, बिटवीन द एफ एंड पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाद पीछे ही बन रही है ना इमेज। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, बहुत छोटी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी। वर्चुअल और इरेक्ट पोजीशन है इन दोनों की। वी हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसी होती है। विच ऑफ दीज मिरर विल गिव फुल इमेज और लार्ज ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर फुल इमेज देता है और लार्ज ऑब्जेक्ट देता है। आइए चलिए इसको एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज को हमने ऑब्जर्व करना है। से डिस्टेंट ट्री इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कोई पेड़ की हमने इमेज देखे तो क्या होगा। कुड यू सी ए फुल लेंथ ऑफ इमेज, क्या आप फुल लेंथ इमेज की देख सकते हो। ये तो आपने करके देखा होगा है ना, मिरर में कई चीज़ें की बड़ी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, कैसी दिखती हैं। ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के प्लेन मिरर लेने हैं और इंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज देखने की कोशिश करो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द कनकेव मिरर एंड देन द कन्वेक्स मिरर। फिर आप पहले आपने प्लेन मिरर लिया, फिर कनकेव और कन्वेक्स, आपने देखना है कि किसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है। यू कैन सी फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। आप क्या देख सकते हो कि कन्वेक्स मिरर में आप पूरी की पूरी बिल्डिंग, लंबी की लंबी बिल्डिंग और ट्री को देख सकते हो, उसकी फुल लेंथ देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में। वन सच मिरर इज फिटेड इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। एक मिरर आगरा में भी फिट किया गया वॉल पे, जिसमें ताजमहल दिखाई देता है। इफ़ यू फर्स्ट द आगरा फोर्ट, अगर आपने विजिट किया हो आगरा फोर्ट, देन ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ताजमहल। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एट जॉइनिंग द वॉल। अगर आप उसको टेरेस से देखोगे वॉल से तो देन आपको उसकी पूरी इमेज दिखेगी। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर बेटा क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि टॉल से टॉल बिल्डिंग की इमेज आप देख सकते हो कन्वेक्स मिरर में, तो वो उतनी तो दिखेगी नहीं, छोटी दिखेगी। तो जाहिर है ये कहाँ पे यूज हो सकता है, फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल। कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, व्हीकल्स में यूज होता है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, कि पीछे कितनी ट्रैफिक है, कौन सी व्हीकल कितनी, कि उस हिसाब से ड्राइवर को अंदाजा आ जाता है कि कैसे ड्राइव करना है और सेफ ड्राइविंग कर सकता है। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। कन्वेक्स मिरर इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये एक तो इरेक्ट इमेज दे रही है, ऊपर से डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे ड्राइवर जो रहता है ठीक से अच्छे से सेफ ड्राइविंग कर सकता है। ऑल दीज दे आर वाइडर फील्ड ऑफ ए व्यू, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। और कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, आउटवर्ड, है ना, कवर्ड आउटवर्ड। कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कन्वेक्स मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में दिखाई दे जाता है।
बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। जैसे ड्राइवर का जो मिरर रहता है उसमें बहुत पीछे से हर एक चीज़ दिखाई देती है, हर एक गाड़ी दिखाई दे देती है कि कितनी दूरी पे है कौन सी चीज़। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। जब हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, देन उसके प्रिंसिपल फोकस के बारे में भी डिस्कस किया था। ये क्या होती है? लाइट रे डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइट रेज आ रही है एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज हो रही हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कनकेव मिरर का। आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लें। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? जैसे कि हमने बेटा जब कनकेव मिरर में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेडियस रहता है वो डबल रहता है किसके? फोकल लेंथ पे। R इज इक्वल टू 2f। तो इसमें भी हमने वही किया, R इज इक्वल टू 2f। जब R इज इक्वल टू 2f है तो हमें f पता करना है, तो ये क्या होगा? रेडियस अपॉन 2, है ना। ये 2 क्या है? यहाँ रेडियस के बिलो आ जाएगा। देन रेडियस कितना है? 20/2। काट के वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 10 सेंटीमीटर। आई होप बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला ये वाला लर्न करना है कि रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डबल होता है रेडियस। इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, नेम द मिरर डेट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज दे और इनलार्ज दे, कौन सा मिरर है? When object is placed between the pole and the principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and enlarged। जब बेटा हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ा था, उसमें ये भी हमने देखा था कि जब हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होती है, देन कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनती है। वाई डू प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर और ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? जैसे कि ये अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया, कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें लार्ज एरिया कवर हो जाता है और हमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, बहुत लार्ज एरियाज तक दिखाई देती हैं, इसीलिए व्हीकल्स में, ताकि ड्राइवर सेफ ड्राइविंग कर सके। कन्वेक्स मिरर गिव ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर प्रेफर्ड एज ए रेयर व्यू mirror in vehicles because they give a wider field of view which allow the driver to see most of the traffic behind him। पीछे से बहुत सारी ट्रैफिक को देख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके, इसीलिए रेयर व्यू मिरर में व्हीकल्स में ये कन्वेक्स कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बेटा ये जो साइन कन्वेंशन है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल इजिली समझ में आ जाएंगे और आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the New Cartesian sign convention। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब स्फेरिकल मिरर से होती है तो क्या होता है? एक सेट ऑफ साइन कन्वेंशन है जिसको क्या बोलते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin। the pole जो रहता है मिरर का, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, उसको हम क्या कहते हैं? ये, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। दिस कन्वेंशन आर एज फॉलो। इसके बारे में अभी आइए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कि लाइट कहाँ फॉल हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी हमने डिस्टेंस मेजर करना है, कहाँ से करना है बेटा? पोल ऑफ द मिरर। ये क्या? पोल ऑफ द मिरर से डिस्टेंस, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, यहीं से हमने इसको ऑब्जर्व करना और मेजर करना। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन are taken as positive while those measure to the left the origin are taken as negative। जैसे ये मिरर है ना, तो ये इसका पोल है
और ये इसका एक्स एक्सिस हो गया। और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट तो इसकी वैल्यू एक्स पॉजिटिव हम मानते हैं, जब राइट साइड पे जाएगा सॉरी इसको नेगेटिव मानेंगे और ये पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे वैल्यू कौन सी आती है, राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसके अबव जो है वो क्या हम जैसे ये वाई एक्सिस होता है ना, तो ये ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। बिलो है जो वो क्या है नेगेटिव और जो अपवर्ड है वो क्या है पॉजिटिव। ये आपको फिगर में आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चलिए इसकी फिगर को भी एक बार देख लेते हैं। न्यू कैस्टेनियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ये देखे बेटा ये मिरर है, ये इसका पोल है, ये देखें एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट इज पॉजिटिव, और उसके अलावा ये हाइट अपवर्ड क्या आ गया बेटा ये पॉजिटिव है, और ये डाउनवर्ड क्या है ये नेगेटिव है ना। आई होप बेटा आपको ये सारे टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेना है, ठीक है। अभी ये मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये बेटा जो मिरर ये जो साइन कन्वेंशन है आर अप्लाई टू ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मिरर फॉर्मूला के तौर पे हम इसको लिखते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये पोल है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं। और यू नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और क्या है डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस from the pole is called the focal length. There is a relationship between the three quantities of the mirror formula. इसमें क्या है बेटा 1/v, v को हम क्या है v को किससे डिनोट करते हैं बेटा इमेज डिस्टेंस, कहाँ से फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इसको v से डिनोट किया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u से डिनोट किया। और f क्या है बेटा प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इनका रिलेशनशिप क्या है, दोनों के डिस्टेंस को बेटा अगर हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा ये फोकल लेंथ के इक्वल आएगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। हर तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो तो ये यही फॉर्मूला लगेगा। यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्सटीट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर यू वी एंड एफ आर इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आगे बेटा मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of the object is magnified with respect to the object size। कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, जब उसकी मैग्निफिकेशन होएगी तो वो क्या है बेटा मैग्निफिकेशन है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और उसकी जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है, ये उसकी रेशो पे डिपेंड करता है। क्या बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हम h हैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से। मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन को बेटा एक और से रिलेट किया जाता है, किससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m जैसे h हैश और अपॉन h है वैसे ही माइनस v अपॉन u, माइनस का साइन लगेगा इसमें। You may note that the height of the object is taken to be the positive।
यही माइंड में क्वेश्चन आया ना कि एच है शो अपॉन एच, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? क्यों बेटा? ऑब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड अबव द एक्सिस, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। हाइट जो है ना बेटा वर्चुअल इमेज की हमने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जब हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी इमेज वर्चुअल है तो मतलब एच की जो वैल्यू लेनी है हमने पॉजिटिव लेनी है, और अगर हमें कहा जाए कि इमेज रियल है देन हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? माइनस एच की, ठीक है। जैसे बेटा ऊपर हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, वैसे ही प्लस एच और माइनस एच की भी वैल्यू है। पॉजिटिव साइन इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल, और पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्या इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब इमेज वर्चुअल है, अगर नेगेटिव है तो मतलब इमेज रियल है। इसका बेटा हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। Convex mirror used for rear view on at automobile has a radius of the curvature 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r है। इस ये कितने r कितने के बराबर रहता है? फोकल लेंथ का डबल रहता है ना। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें पोजीशन भी पता करनी है, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे होगी, नेचर कैसी है और साइज कितना है इमेज का। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले हमें पता लग गया कि हमें बता रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें बता रखा है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम द मिरर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम द मिरर देन इमेज क्या है और हाइट क्या है। पहले हमें क्या करेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे, उसका फार्मूला f इज इक्वल टू r अपॉन 2। अगर हमने f निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, r अपॉन 2। रेडियस 3 था, 3 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई? 1.50। कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बेटा कन्वेक्स मिरर की बात की गई है ना। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? बिहाइंड द मिरर, यानी कि किधर कौन सी साइड है? राइट साइड है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव मिल गई। कन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला लगा लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू फिल कर ली। यहाँ पे बेटा हमें क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है ना। और क्या दे रखा है? पता क्या करना है इसमें हमने? डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। हाँ, इमेज का पता करना है, तो उसके लिए हमने इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इमेज क्या है बेटा? 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। बैक ऑफ द मिरर बन रही है। इसकी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा लिया और उसकी वैल्यू फिल कर दी। आपके पास इतना सोल्यूशन आ जाएगा। इससे बेटा क्या पता चलता है? इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। क्योंकि ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, वर्चुअल होएगी तो इरेक्ट होएगी, है ना। वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट होती है, और साइज इसका बता रखा है, साइज क्या है? स्मॉलर है, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये इसके साथ के न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनका सोल्यूशंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। फोकल लेंथ का बेटा मैंने आपको बताया था, जो रेडियस रहता है इज इक्वल टू 2f। अगर हमने f को पता करना है तो रेडियस अपॉन 2 लगा के हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है देन आप अच्छे से सोल्यूशन कर सकते हो। ये आपको बेटा 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सेकंड है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इसमें बेटा हमको मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा है। मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि लार्ज कर रहा है रियल इमेज को। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई मतलब लार्ज करके दिख रहा है। और इमेज कहाँ? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन द रिलेशन। ये मैग्निफिकेशन का तो बेटा हमें फॉर्मूले का पता ही है। हाइट ऑफ द इमेज ऑफ बेटा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अपॉन
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हमने h मान लिया। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है ना, इनलार्ज है मतलब हमने मान लिया -3h। तो इसकी वैल्यू आ गई v/u की वैल्यू, यहाँ h से h कटा गया तो कितना आ गया बेटा v, ये माइनस से माइनस साइन कट गया, v/u की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना था, u = -10। माइनस क्यों है बेटा, ये देखें 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ, जैसे मिरर है यहाँ पे, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के इस साइड पे है ना, इन फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट पे है तो यानी कि इधर आएगा तो कौन सी रहती है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए हमने -10 को नेगेटिव लिया। और जब हमने v को पता करना है तो क्या करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया -30, u की वैल्यू -10, v = क्या है बेटा, ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन जितनी भी आई थी उसकी, उसको हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, ये नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है बेटा, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा है क्या, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें से जब लाइट ट्रेवल होती है तो क्या कैसे होती है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होता है अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ये लाइट ट्रेवल करे, देन क्या होगा, डज इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। इसके बारे में बेटा हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि क्या होता है जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन अगर उसका मीडियम चेंज हो जाए तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगी या चेंज हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। You might have observed that bottom of a tank or a pond containing water appear to be raised. When a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through the glass slab. क्या इसमें बता रखा है कि बॉटम ऑफ द टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपेयर टू बी रेज्ड। कोई भी टैंक है, कोई भी पॉन्ड है जो अगर भरा हो तो उसका पानी हमें ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। कोई थिक ग्लास स्लैब को आप किसी प्रिंटेड कुछ लिखा हुआ है उस पर आपने थिक स्लैब रख दी है तो लेटर्स आपको रेज्ड उठे हुए दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है, वाई डज इट हैपन। हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर। क्या आपने कभी एक ग्लास ले लो है ना, उसमें पानी भरो और उसमें पेंसिल को डिप करो, आपको कैसी दिखेगी वो। इट अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। कि बीच मीडियम पहले एयर है, आधा ग्लास भरा हुआ है, ऊपर से एयर और नीचे से वाटर, तो हमें क्या दिखाई देगा, पेंसिल की शेप कैसी दिखाई देती है। ये तो बेटा आप कर सकते हो ना, घर पे डाल के देखना, आपको ना पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखाई देगी। क्यों होता है ऐसा। एज ऑब्जर्व दैट ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपेयर टू बी बिगर। अगर आप नींबू को पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, वो एक्चुअल शेप से हमें बड़ा दिखाई देगा। पेंसिल भी आपको एक्चुअल शेप से बड़ी दिखाई देती है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस। इन सभी एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है बेटा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल, पेंसिल थोड़ी सी हमें टेढ़ी सी दिखाई देती है, थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई दिखाई देती है। पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, जो हिस्सा पानी में है वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जो लाइट है एयर में, जो लाइट है वो तो हमें सीधी ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती दिखाई दे रही, जब लेकिन उसका मीडियम चेंज हो गया, पानी में जब लाइट गई तो क्या हुआ बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी एज कम्पेयर टू द पार्ट अबव द वाटर। दिस मेक द पेंसिल अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस। फॉर सिमिलर रीजन लेटर अपेयर टू बी रेज्ड व्हेन सी थ्रू ए ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। इसी तरह हमें जो अक्षर है वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है ना, तो जिसके कारण लाइट अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बेंट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो जाती है। जैसे कि ये देखो कोई मीडियम है ना, ये ग्लास स्लैब है, ऐसे लाइट आई और थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होगी और वापस फिर उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन से लाइट
आ रही थी। तो ये जो इतना हिस्सा जो मीडियम था वहां पे उसने थोड़ी सी बेंड हुई है लाइट, इसीलिए हमें वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, नींबू बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा अक्षर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज द चेंज ऑफ द मीडियम। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेंट ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक कैरोसिन और तारपिन? अगर हम इसकी जगह और कोई लिक्विड यूज करें देन तब भी ऐसा होगा। वाइल द लेटर अपेयर टू बी राइज टू सम हाइट इफ वी प्लेस ए ग्लास स्लैब विद ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब, एक प्लास्टिक स्लैब्स के ऊपर हम ग्लास स्लैब को हम रिप्लेस करके उसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब रखें तब भी ऐसा होगा। यू विल फाइंड एट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। क्यों बेटा? जो अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की जो डायरेक्शन वो भी तो फर्क पड़ेगा ना। मीडियम वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कैरोसिन की डेंसिटी क्या होती है, उसी हिसाब से अगर उसमें स्पेस है तो लाइट उस हिसाब से बेंड होगी, है ना। Travel in the same direction in all media. It appeared that when traveling obliquely from one medium to another, direction of propagation of light in the second medium change. डायरेक्शन क्या होती है? दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई भी मीडियम है बेटा, कोई भी मीडियम से लाइट ट्रेवल हो रही है, हल्की सी बेंड हुई फिर उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इस फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ उन्होंने एक्टिविटी दिखा रखी है हमें। प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए बकेट। एक कॉइन को आपने बॉटम ऑफ बकेट के वहाँ बॉटम में रख देना है, उसको वाटर से फिल करना है। और क्या देखेंगे? विद योर आई टू ए साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? क्या आप उस कॉइन को उठा सकते हैं एक ही बार में? इस एक्टिविटी को उन्होंने कहा करके देखो। वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो? आप एक ही बार में उसको उठाने के लिए कामयाब क्यों नहीं होते? अपने फ्रेंड से पूछना और आप खुद भी आप उठाने की कोशिश। ये तो बेटा सिंपल सी एक्टिविटी है, हम करके भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ कभी हमें कॉइन कहाँ पे दिखाई देगा, कभी कहाँ पे, जब ऊपर से आप पानी भर रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी में उन्होंने बताया है कि लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट ए कॉइन इन इट। एक खाली बाउल लिया, उसमें कॉइन रख दिया, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, और धीरे धीरे बाउल से कॉइन को खिसका दिया। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइट। और जब आपको दिखना कॉइन दिखना बंद हो गया, देन आपने उसको सरकाना बंद कर दिया। और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि कुछ पानी इस बाउल में डालो विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन? क्या आपको फिर उसी पोजीशन से वो कॉइन दिखेगा? ये बेटा सारी किसकी उसकी दे रखी हैं एग्जाम्पल्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया, ग्लास स्लैब का टॉपिक क्लियर हो गया, पेंसिल वगैरह, नींबू, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को के बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, इसके लिए भी एक एक्टिविटी दिखा रखी है। ये देखिए, ये बेटा ग्लास स्लैब है। इसमें पहले मैं आपको ये फिगर के बारे में समझा दूँ। ये देखो, लाइट आ रही है, ट्रैवल हो रही इन विच मीडियम? इन द एयर, है ना। और ये मीडियम चेंज हो गया तो इसने क्या करा? थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करी। जाना तो ऐसे था लेकिन थोड़ी सी ये बेंड होगी, लेकिन वापस उसी मीडियम में आ गए। देखो वापस फिर ये क्या हुआ? सीधी होगी, है ना। थोड़ी सी बेंड हुई, वापस फिर सीधी होगी। ये क्या है बेटा? अब मीडियम चेंज होने से लाइट की जो डायरेक्शन रहती है वो भी चेंज हो जाती है। इस एक्टिविटी में बेटा हमने क्या नोट करा? लाइट रे हैज चेंज्ड इट डायरेक्शन एट द पॉइंट ओ एंड ओ डैश। लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये ओ से लेके ओ डैश तक। नोट द बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ हैश लाइक ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एन hash to AB at O and another perpendicular MM to hash to CD at O। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लिया है।
यहाँ पे और यहाँ पे। इसको क्या नाम दे दिया, एम, एम हैश, एन, एन हैश। उसके बाद द लाइट रे एट द पॉइंट ओ हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा है, एयर, और डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास स्लैब, है ना, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड द नॉर्मल एट ओ। ओ से थोड़ी सी बेंट हो गई है। द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बाद में फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर हो गया, और उसके बाद फिर से कहाँ चला गया, रेयर मीडियम में। इन द फिगर ए रे ई ओ इज ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी। ये देखो, ये जो रे है किसके इक्वल है, ऑन द सरफेस ए बी। ये सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, ठीक है, कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ पे सरफेस पे है, रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो रही है। यू मे ऑब्जर्व दैट एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। एमर्जेंट रे कौन सी है, ये जो यहाँ से निकल रही है, ये इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द टाइम opposite parallel faces AB and CD of a rectangular glass slab in equal and opposite. That is why the ray emerges parallel to the incident ray. क्या हो रहा है कि फेस जब मीडियम चेंज हो रहा है तो उसने थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज की। जो एमर्जेंट पैरेलल लाइन थी वो इंसिडेंट रे के इक्वल हो गई। राइट रे शिफ्टेड साइडवे स्लाइटली, हल्की सी शिफ्ट हुई। व्हाट हैपन व्हेन ए राइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। क्या हुआ जब उसने मीडियम चेंज किया। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आपको बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन क्या है, इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक्सपेरिमेंट शो डैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि रिफ्रैक्शन कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होती है। आइए चलिए इन लॉ को भी देख लेते हैं। कौन सा लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें क्या है बेटा, ये आपको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या है, इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टिंग रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ द ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लान। ये जैसे कोई मीडियम है, ये इंसिडेंट लाइन है, थोड़ा सा इसने चेंज करा, लेकिन ये है क्या, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही ये लाई करती हैं। रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं, इंसिडेंट को आई से, रिफ्रैक्शन को आर से। इनकी रेशो, इसके बारे में बेटा क्वेश्चन भी है। रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बेटा इससे डिनोट करते हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ लें। आइए चलिए। You have already studied that a ray of light that travel obliquely from one transparent medium into another will change its direction in second medium। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर ली है और वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो वो obliquely थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितनी हद तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कौन से मीडियम में कितनी हद तक ये चेंज कर सकती है, इसको हम किससे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। कांस्टेंट हमेशा बेटा, जैसे अभी हमने देखा साइन ए आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा राइट हैंड साइड पे ही हमने शो करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है ना, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। इट टर्न्स आउट द लाइट प्रोपेगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड चेंज होती है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा फास्ट बेटा ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो रहती है वैक्यूम सब किस मीडियम में सबसे ज़्यादा रहती है। द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। और एयर में कितनी है स्पीड? स्पीड लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वैक्यूम में ज़्यादा स्पीड रहती है और एयर में थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। इट रिड्यूस इज कंसिडर्ड इन ग्लास और वाटर। ये कब रिड्यूस होती है? जब हम इसको किसी ग्लास से पास करें या वाटर से पास करें। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। 2 मीडियम के बेटा स्पीड में तब फर्क पड़ेगा अगर मीडियम कौन सा है हमें ये पता चले, उसी हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है। कंसिडर्ड ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 मीडियम टू सेकेंड मीडियम। V1 is the speed of light in medium 1, V2 is the speed of light in medium 2. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio. ये हम रेशो में बेटा डिनोट करते हैं। Speed of light usually represented by the symbol N21. This can be expressed in equation जैसे ये देखें, मीडियम 1 क्या है? एयर है। मीडियम 2 ग्लास है। मीडियम 1 मीडियम 2 और ये N21 क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पीड ऑफ लाइट V1 अपॉन V2। N21 ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, जिसका फॉर्मूला ये N21 फॉर द फर्स्ट मीडियम and same argument refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is represented as N12। इसको किससे दिया जाता है? N12, जिसमें हम मीडियम 2 को ऊपर रखते हैं और मीडियम 1 को नीचे रखते हैं। ठीक है, आई होप बेटा ये इतना सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर मीडियम 1 वैक्यूम है और एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। तो जो मीडियम 2 है उसको वो वैक्यूम रहेगा। 1 इज वैक्यूम और एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो है वैक्यूम के बारे में बताता है। इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इट सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। जहाँ यहाँ पे हमने क्या देखा था? जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और 2 N21 आ गया। जब N21 है तो ऊपर 1 मीडियम है सेकेंड और N12 है 2 और 1, और अगर मीडियम 2 है तो N2। V is the speed of light in medium and refractive index of the medium Nm is equal to speed of light in air, speed of light in medium। मीडियम कोई सा भी हो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से। और स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? C से। और ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? Nm से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया, ये हमें कई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दे रखे हैं। मीडियम कौन सा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास कितना है? डेटा, ये जो डाटा दे रखा है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसकी कि मटेरियल कौन सा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है। ठीक है,
ये वैसे बेटा इतना एग्जाम में इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप इसको देखना। ये जरूर पूछते हैं कि किसकी कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कौन सा कम है। कैरोसिन का जैसे आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। नोट कर लो डेट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, कि जिस जो डेंसर मीडियम है ये इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन हैविंग हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ऑल्सो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। मास डेंसिटी क्या है इसकी, वाटर से कम है, बट ये डेंसर होता है वाटर से ज़्यादा। इसके बाद बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी देख लें और इनका सॉल्यूशन भी देख लें। ये देखें बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लाइट रे रहती है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हो जाती है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम जैसे एयर है और डेंसर मीडियम जैसे ग्लास स्लैब लगा लें आप, है ना। तो एक क्या होगा, इट गेट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल से ये बेंड हो जाएगी। सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, वाटर क्या है, डेंसर रहता है एयर से, है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है एयर से। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। आई होप बेटा ये सारा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसके कारण आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा ना, कौन सी किस मटेरियल की कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमें स्पीड वैक्यूम की बता रखी है और ग्लास की स्पीड नहीं बता रखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या बेटा, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है उसको लगा लेंगे, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसको लगा लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, इज इक्वल टू वैक्यूम की हमें बताई थी 10 × 10⁻⁸, और ये वैल्यू हमें नहीं बताई। जब हमें ये वैल्यू नहीं बताई तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। V इज इक्वल टू C/N। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पॉइंट लगा के 100 लगा लेंगे तो कटिंग हो जाएगी। 15 यहाँ पे 5 से काटा गया और 5 का यहाँ से 2 0 20। एक मिनट में आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये जब इसका पॉइंट कटेगा तो ये ऊपर 100 लग जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना, इसकी 0 इससे कट गई और ये 15 कितने पे गया, 3 5 = 15 और 5 के टेबल पे ये कितने पे आ गया, 2। आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल में से आपको पूछ सकते हैं कि किसकी हाईएस्ट है और किसकी कम है। अभी हमें हायर डेंसिटी किसकी है बेटा, डायमंड की, और लोएस्ट किसकी है, सबसे एयर की। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस हमें ये हाईली और यही पूछा था, आप सिंपल सा आंसर लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। फोर्थ में हमें उन्होंने पूछा है यू आर गिवन कैरोसिन, आपको कैरोसिन, तारपीन और वाटर दे रखा है, और किस में से लाइट ट्रेवल फास्ट करेगी, किस में से फास्ट करेगी बेटा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम रहेगा। ये देखें कैरोसिन, सभी का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टेबल में दे रखा है बुक में, हम उससे भी देख सकते हैं, बट इसका बेटा ये वैल्यू पता होगी तो फिर बस आपको इतना याद रखना है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, तारपीन एंड वाटर
ये है। और लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट किस में करेगी? वाटर में। वाटर की सबसे कम है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब कि इसकी डेंसिटी कम है, तो ये क्या है फिर जल्दी ट्रैवल, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने का हमारे पास फॉर्मूला है ना, उसको लगा के भी हम कर सकते हैं और सिंपल सा हमें याद भी कर सकते हैं कि किसकी कितनी है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है। ये हमें क्या बताता है? that speed of light in diamond will reduced by factor 2.42 compared to the what its speed in air। एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद एयर, उसके बाद मीडियम के अकॉर्डिंगली बेटा इसकी स्पीड हम डिसाइड कर। स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसी होती है? पहले तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन होती क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी द टिनी पार्टिकल्स। आपने जो घड़ियां बनाते हैं उनको देखा होगा कि वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं टू सी द टिनी पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या कभी आपने उसको टच करके देखा है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? ये प्लेन सरफेस रहता है इसका या कर्व्ड रहता है? ये थिकर रहता है मिडल से और एट द एजेस। इज इट थिकर इन द मिडल? मिडल से ये थिकर रहता है या एजेस से थिकर रहता है? ग्लास यूज्ड इन स्पेकल्स, जो स्पेकल्स में ग्लासेस यूज होते हैं, डेट बाय वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। और जो वॉच मेकर यूज करते हैं लेंसेज, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं लेंसेज के बारे में। वट इज लेंस? लेंस होता क्या है? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? ये लाइट रे को कैसे बेंड कर सकते हैं? वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है और ये कैसे लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो उसके दो सरफेसेस हैं। विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल? दोनों सरफेस क्या है? स्फेरिकल है। फॉर्म्स अ लेंस, ये देखो यहाँ पे भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है ना, दोनों सरफेस स्फेरिकल रहते हैं। दिस मीन्स डैट लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इन ईच लेंस, द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। एक सरफेस तो उसका स्फेरिकल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। इसमें क्या है? बल्जिंग आउटवर्ड, bulging outward. Such lens is called a double convex lens. इस लेंस को क्या बोलते हैं? डबल कन्वेक्स लेंस। It is simply called convex lens. Convex lens means ये spherical shape से रहते हैं और आउटसाइड से bulged रहते हैं, मतलब फूले हुए रहते हैं, बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ रहती है। ये कौन से लेंस होते हैं? कन्वेक्स लेंस। It is simply called convex lens. It is thicker at the middle. मिडल से thicker रहते हैं और एजेस से कम थिक रहते हैं। Hence convex lenses are also called converging lens. इनको को क्या बोलते हैं बेटा? converging lens भी बोलते हैं। ठीक है, converging का मतलब सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठी करना। Similarly double concave lens is bounded by two spherical surface। ऐसे ही क्या है, जो concave lens रहता है उसके क्या रहते हैं? converging lens रहते हैं। Similarly, double concave lens is bounded by two spherical edges that at the middle. Middle से ये spherical रहता है। Such lenses diverge light. ये क्या करते हैं बेटा? लाइट को diverge। diverge का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाती है, diverge होती है। converge का मतलब एक पॉइंट पे सारी इकट्ठी होती है। converge मतलब एक पॉइंट पे और diverge मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में। Such lenses diverge light rays. ये light rays को diverge कर देते हैं। Such lenses are also called diverging lens. Double concave lens is simply called concave lens. Double जो ऐसे जो लेंस वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? concave lens. ये बेटा एजेस से थिक रहते हैं और सेंटर से कम थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू द एजेस। और concave में क्या होता है? ये मिडल से थिकर होता है एज कम्पेयर टू द एजेस। ठीक है, आई होप ये आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा
कि लेंस क्या है और कन्वेक्स लेंस क्या है और कनकेव लेंस क्या है, और कन्वर्जिंग कैसे होती है, डाइवर्जिंग कैसे होती है। लेंस इधर है कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, कोई भी लेंस है बेटा, कन्वेक्स है या कनकेव है, हैज टू स्फेरिकल सरफेस, दोनों में दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ईच ऑफ दी सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक ये स्फेयर का पार्ट है। सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। C1 एंड C2, क्यों कैसे बेटा, ये देखो, एक तो इस साइड पे और एक इस साइड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी में रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2 एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इमेजिनरी हमने स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर ली, वो पास होके जा रही है टू सेंटर से। टू सेंटर्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। It is usually represented by letter O. Ray of light through the optical center of lens, जब ray of light पास होके जाती है ऑप्टिकल लेंस से, then without suffering any deviation, किसी भी डेविएशन से होके नहीं निकलती, effective diameter of circular outline of spherical lens is called its aperture, इसका जो भी सर्कुलर आउटलाइन रहती है उसका जो डायामीटर रहता है स्फेरिकल लेंस का, ये इसका क्या कहलाता है, अपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter such lenses whose aperture is much less than its radius. इसका बेटा अपर्चर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम रहता है। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल डिस्टेंस, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज, ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर, जिसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे C1 और C2 हो, और सेंटर से वो क्या रहते हैं, थिन लेंसेज रहते हैं विद स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस, क्या होता है जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जब लेंस पे पड़ती है। आइए इसको इस एक्टिविटी के जरिए समझते हैं। डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखना, थ्रू ए लेंस देखना है। ये बेटा जब हमने मिरर की करी थी एक्टिविटी पढ़ा था, उसमें भी ये था, इसमें रिपीट हो रहा है। यू मे डैमेज यूर आई इफ यू डू सो, अगर आप आईज से ऐसे ही सन को देखते हो, ये आपकी आईज को डैमेज कर सकता है। आपने क्या करना है, होल्ड ए कन्वेक्स लेंस इन योर हैंड, आपने हाथ में कन्वेक्स लेंस लेना है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सन, और उसको सन की तरफ, जैसे कहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, एक लेंस लिया आपने, उसको डायरेक्ट कर दिया सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट है, तो ये सनलाइट है वो पास होके इस लेंस से जाएगी। bright image of the sun, focus the light from the sun on a sheet of paper, obtain a sharp bright image of the sun, hold the paper and the lens is the same position, keep observing the paper। बेटा क्या होगा पेपर में से आग लग जाएगी और स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो लेंस है इसने क्या करा, जो सन की लाइट थी उसको एक जगह पे फोकस कर दिया, जहां पे सन की इमेज बन रही थी वहां पे सारी लाइट पास हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, सारी लाइट एक ही पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे क्या इस लेंस में हो रहा है, सारी लाइट जो भी पड़ रही है एक ही जगह पे फोकस हो रहा है उसका, है ना। कितनी रे ऑफ लाइट लेंस से निकली, सारी एक ही जगह पे इकट्ठी होगी, तो उसने क्या करा, फोकस कर दिया एक ही जगह पे, जिसके कारण की कागज में आग लग गई। इट में इवन कैच फायर आफ्टर ए वाइल। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो सन रेज थी कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट, मतलब पैरेलल थी, ये लाइट रे ऑफ लाइट क्या हुआ, कन्वर्जिंग बाय द लेंस, कन्वर्ज होगी लेंस के जरिए एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन ए पेपर, पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट बना लिया। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गोट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन, जो ब्राइट स्पॉट हमने पेपर पे जो देखा वो क्या है, सन की रियल इमेज है।
द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट ए पॉइंट जनरेटेड हीट। और जो सनलाइट थी जब एक ही पॉइंट पे सारी इकट्ठी हो रही है, सारी उसकी जितनी भी हीट थी सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, उससे क्या होगा बेटा, हीट जनरेट होगी, जिसके कारण वो पेपर जल गया। नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। उसके बाद लाइट जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस के पे। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। क्या होगा कन्वेक्स लेंस में फॉर ए कनकेव लेंस। कनकेव में क्या होगा और कन्वेक्स में क्या होगा, इसको फिगर में हमने ऑब्जर्व करा था। ए में क्या हो रहा था, सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी, है ना, जो कन्वेक्स लेंस था। और मिरर में बेटा जो कनकेव मिरर काम कर रहा है लेंस में, वो कन्वेक्स लेंस काम कर रहा है। ऑब्जर्व फिगर में हमने क्या देखा, सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉर्मिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस। जैसे ये कन्वेक्स लेंस था, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी और क्या हुआ, एक ही जगह पे फोकस हो गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। जहां पे जो सारी लाइट रेज मिल रही थी, इकट्ठी हो रही थी, वो क्या था बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ ए कनकेव लेंस। अब हम कनकेव लेंस में देख सकते हैं कि क्या होता है। केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस पे भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं। ये रे क्या कर रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपेयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइवर्ज हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। आइए मैं आपको फिगर में दिखा दूं। ये देखें बेटा, ये सारी क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही। पहला रे ऑफ लाइट आई, उसके बाद ये क्या अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। और इसका अगर देखो तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बन रहा है। ये क्या है बेटा, जैसे हमारी इमेज बनती थी रियल एंड इन्वर्टेड और इरेक्ट एंड इमेजिनरी वर्चुअल, है ना, ये वही चीज़ है। इफ़ यू पास पैरेलल लाइन फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस। अगर आपने पैरेलल रेज ऑपोजिट सरफेस पे, ऑपोजिट मतलब जैसे पास होगी, आगे चलेगी, और ऑपोजिट मतलब एक ही पॉइंट पे फोकस किया। लेट एफ इज यूजली यूज टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस। हाउएवर लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस। लेंस के हमेशा टू प्रिंसिपल फोकस रहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 F2। The distance of the principal focus from the optical center of lens is called its focal length। ये बेटा याद रखना है क्या है, distance of the principal focus। प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे रे ऑफ लाइट सारी मिल रही हैं, वो उसका प्रिंसिपल फोकस है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस के सेंटर से। और फिर लेंस इज कॉल्ड इट्स, उस लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। The letter F is used to represent the focal length. How can you find the focal length of a convex lens? Convex lens की या focal length को कैसे मेजर कर सकते हो, इसको भी एक एक्टिविटी में देखेंगे। In this activity, distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives approximate focal length of the lens। लेंस की पोजीशन कहाँ पे है और सन की जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से हम उस फोकल लेंथ का अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। यही सेम एक्टिविटी 9.11 में हमने ये सन की जो इमेज बन रही थी, एक जगह पे लाइट फोकस हो रही थी, उसके अलावा हम कन्वेक्स लेंस में भी वही एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। उससे हमें फोकल लेंथ का आइडिया हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, ये डाइवर्जिंग हो रही है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये क्या F1 और F2 दो फोकस लाइन ये जो बन रही है ना ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस पॉइंट जो है, जो ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। कि इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेज। मिरर के बारे में बेटा हमने पढ़ा था कि मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज फॉर्म इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। रिफ्रैक्टिंग लाइट से इमेज कैसे बनती है लेंस पे। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेज, और लेंस इमेज कैसे बनाते हैं, व्हाट इज देयर नेचर, उनकी नेचर कैसी रहती है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, जैसे टेक ए कन्वेक्स लेंस लो, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन अ वे डिस्क्राइब्ड। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी 9.11 में पढ़ा था, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हमने फाइंड कर लेनी है। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूजिंग चॉक लॉन्ग ए टेबल सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। जैसे कन्वेक्स लेंस लिया, उसके अप्रोक्स हमने चौक या टेबल पे चौक या किसी लाइन से स्ट्रेट लाइन लगा ली थी, और डिस्टेंस सक्सेसिव लाइंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लाइंस लगा ली। प्लेस द लेंस ऑन ए लेंस स्टैंड, लेंस को लेंस स्टैंड पे हमने फिट कर दिया। प्लेस इट ऑन द सेंटर लाइन सच दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस लाई जस्ट ओवर द लाइन। जो लेंस को ऐसे हमने फिट करना है कि सेंट्रल लाइन जो है उसका ऑप्टिकल सेंटर लेंस का यहाँ पे आए। बेटा यहाँ डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से आपको सारा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एक मिनट मैं दिखाई दूँ आपको। ये देखें बेटा, ऐसे हमने फिट करना है, ठीक है। ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये देखो F1 F2। ये देखिए बेटा इस फिगर में, जैसे यहाँ पे F1 2F1 नाम दे दिया, फोकस F1 F2 2F1 2F2। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यही सारा बेटा इस एक्टिविटी में हमें बता रखा है। 2 लाइंस ऑन इधर साइड ऑफ द लेंस, इधर साइड मतलब एक साइड पे F एंड 2F है लेंस के, और मार्क द अप्रोक्सीमेटली सच दैट 2F1 F1 F2 2F2। दोनों साइडों पे हमने उसकी नेमिंग दे लेनी है, जैसे इधर 2F1 F1 और इस साइड पे F2 2F2। प्लेस ए बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल हमने कैंडल को जला के 2F1 पॉइंट पे रख देना। ऑब्टेन ए कलर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, और देखना है स्क्रीन पे कैसी इमेज बन रही है, उस पोजीशन को हमने नोट डाउन करना है, उसकी नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और साइज क्या है इमेज का। ऐसे ही हमने एक्टिविटी को, जो कैंडल की पोजीशन है उसको चेंज करते हुए हमने वो सारा नोटिस करना है। उस अकॉर्डिंगली बेटा ये यहाँ पे टेबल बना रखा है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट द फोकस बनेगी। साइज क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड 2F, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है, जैसे ये मानो लेंस है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है और यहाँ पे 2F1 है, और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द F2 एंड 2F2, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, एट द इन्फिनिटी है। पीठ में कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रही है, इसकी इमेज बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड है। और यहाँ पे क्या है, बिहाइंड द 2F1, और कहाँ पे बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे देखो बेटा, एट द पोजीशन ऑफ 2F1, जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, 2F2 पे बन रही है। 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, 2F2 पे। और कैसी बन रही है, ये इसके बराबर की बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2F1 और F1 पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द 2F2। और अब देखो साइज में क्या है, बड़ी है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बट लार्ज। यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, देन इमेज कहाँ बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द 2F1, ऑब्जेक्ट देखो F1 और O के बीच में है, देन इमेज कहाँ बन रही है, एट द इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे बेटा यहीं पे, यहाँ पे टेबल में डिस्क्राइब यही चीज़ कर रखी है कि कहाँ पे बन रहा है। बियॉन्ड द 2F1 ऑब्जेक्ट है, बिटवीन द F2 और 2F2 पे इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बट बिटवीन द F1 2F2 है, इमेज कहाँ पे बनेगी, 2F2 पे बनेगी, इन लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। F1 पे है, एट द इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी पे क्या है,
लार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बट बिटवीन द फोकस F1 एंड O, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, देन कहाँ पे बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की सेम साइड पे। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इसी साइड पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? F1 और O के बीच। इमेज कहाँ बन रही है? सेम साइड पे। ये देखो ये ऐसे जहाँ इधर जा रही है उसी की रेस को अगर हम देखें तो इमेज कहाँ बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेज में से कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक में बेटा यही बता रखा है कि रे डायग्राम कैसे बनती है और कौन सी इमेज पे कैसा बनेगा। ये वाला टेबल है और वो डायग्राम्स है बेटा। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और ये बेटा टॉपिक आपको CTET वगैरह के जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल रहती है। इस टेबल के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी नेचर कैसे होगी, साइज कैसे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेटा इसमें कनकेव लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा। कनकेव लेंस में दो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, एट द इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। बट इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज वैसी ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O एट द फोकस F1 हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब कि बहुत ही छोटी बनती है इसमें। ये देखो रे डायग्राम भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइन जो जा रही है ना, ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो जहाँ पे जिस पॉइंट में मिलती है वहीं पे बेटा इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये अगर ऑब्जेक्ट देखो कहीं पे भी है, देन ऑब्जेक्ट के से पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है, जैसे जा रही है तो वो कहाँ पे मिल रही है, कैसी बन रही है इमेज इसकी। ये देखो स्मॉल एंड स्मॉल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से, बहुत यहाँ पे भी स्मॉल, बहुत पॉइंट साइजेस बन रही है, यहाँ पे भी स्मॉल इमेज बन रही है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। यही बेटा यहाँ पे टॉपिक में इसमें भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि रे डायग्राम हमने कैसे बनानी है। ये एक्टिविटी के जरिए हमें पता चल जाएगी कि ये रे डायग्राम कैसे बनानी है और कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। पहले हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, अब हमने लेंसेज के बारे में पढ़ना है। फॉर लेंसेज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने साइन कन्वेंशन यूज करे थे वैसे ही सेम lenses में भी यूज हो गए। We apply the rules for sign of the distance that all the measurement are taken from the optical center of the lens। सारी मेजरमेंट कहाँ से ली जाती है? ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लेना है और कनकेव लेंस की नेगेटिव लेनी है। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ UV एंड F। UV एंड F मतलब कि इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और फोकल लेंथ। H फॉर हाइट, इमेज हाइट, H करके हमने इसको डिनोट कर लेना। बेटा सारी चीज़ें सेम ही हैं बट इसमें बस साइन की थोड़ी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे क्या, कनकेव लेंस को एज ए नेगेटिव लेना है और कन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लेना है। ये लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर का क्या फार्मूला था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी आल्सो यूज द स्फेरिकल लेंसेज relationship between the object and distance, image distance and focal length. Lens formula is this. Lens formula given above is general, is valid in all situation for any spherical lens. सारे spherical lenses में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा और साइन कन्वेंशन को हमने ध्यान से लिखना है। कैसे डिनोट करना है आइए चलिए देख लें। मैग्निफिकेशन में बेटा क्या है? मैग्निफिकेशन सारे साइन कन्वेंशन बेटा सेम ही है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के, जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था। अगर आपने साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर नहीं देख रखी मेरी वीडियो में तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, आपको साइन कन्वेंशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय लेंस सिमिलर टू दैट द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज अ रेशियो।
ये भी रेशो में दिखा रखा है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हमने ऐसे डिनोट करना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंपल एच। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज कॉल्ड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले में भी मैग्निफिकेशन में पढ़ा था, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे नोट करते हैं बेटा, वी और यू से। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस रिलेशनशिप को भी हमने दे रखा है। आइए चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखा देती हूँ इसको कैसे करना है। जैसे बेटा देखो, कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हमने जैसे अभी डिस्कस करा कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हमने किससे डिनोट करना है, नेगेटिव है। कन्वेक्स लेंस की क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कनकेव की बात हुई है तो फोकल लेंथ हमने कैसी लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट को लेंस पे कैसे रखें कि ताकि उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे लेंस से बने, इसकी मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा इमेज डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे हमें इमेज दे रखी है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं हमें पता, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ले लिया, ये भी नेगेटिव ले लिया, ठीक है। कनकेव लेंस की जो वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू फिल कर लेनी है। हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी थी और इमेज डिस्टेंस दे रखा था, और यहाँ पे हमें क्या नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, 1/u से। इसको पता करने के लिए बेटा हमने क्या करा, ये जो 1/v है इसको इधर ले गए, 1/u वहीं पे रहा, 1/f माइनस 1/v। तो हमने इसको वैल्यू को फिल कर लिया। ये जो माइनस माइनस है बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है। इनका 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 3 5 2 10 10 3 30। कितना एलसीएम आ गया, 30 आ गया। और इसको हमने क्या करना है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 30 को 10 से डिवाइड करा, कितना आया 3 को 1 से करा, कितना आ गया -3, प्लस 30 को 50 से करा, डिवाइड करा, कितना आया 30 को सबसे पहले हम 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 1 2, प्लस माइनस माइनस कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 1/30 माइनस 1/30। ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें हमको मैग्निफिकेशन भी पूछ रखी है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो उसको हमने अपॉन में वैल्यू लिख ली। उसके बाद क्या करा, ये बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल होगी, 1/3, तो इसकी इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, मतलब पॉजिटिव साइन हमें क्या शो करता है कि इमेज क्या है, इरेक्ट और वर्चुअल है। इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज के साइज से हमें पता लग गया कि इमेज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का 1/3 है। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साइन कन्वेंशन के फॉर्मूले को हमने न्यूमेरिकल में कैसे फिल करना है, न्यूमेरिकल में वैल्यू कैसे लेनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही बेटा ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। आगे बेटा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या है, We have already learned that ability of a lens to converge or diverge. डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की इसमें पावर रहती है। लाइट रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है लाइट रे का, कन्वर्ज करना है डाइवर्ज करना है। फॉर एग्जांपल जो कन्वेक्स लेंस है उनकी फोकल लेंथ शॉर्ट रहती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट रहती है। For example, convex lens of a short focal length bend the light ray through large angle. कि जो शॉर्ट फोकल लेंथ रहती है वो लाइट रे को बेंड कर देती है और लार्ज एंगल बनता है बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज में उसका जो एंगल बनता है, कन्वेक्स का ऐसे बनता है ना, कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ,
ये जो रहती है फोकल लेंथ, इसको क्या कर देती है, बेंड करती है ऑन द लार्ज एंगल्स पे, फोकस करती है ऑप्टिकल सेंटर पे। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ ए वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ बहुत ही छोटी रहती है और ज़्यादा करके डाइवर्ज कर देती है। वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ, डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स पावर, यही इसकी पावर को शो करता है। और लेंस की पावर किससे डिफाइन होती है बेटा, सबसे मेन लाइन ये है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट रिप्रेजेंटेड बाय पी, पावर किससे डिनोट करते हैं, पी से, और फोकल लेंथ को 1/f, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स 1/f, यही इसका बेटा सबसे मेन यही लाइन है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसके आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और इसकी SI यूनिट पूछ सकते हैं। पावर का SI यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, फोकल लेंथ बेटा हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। ये बेटा आपको 1 मार्क्स में वैसे पूछ सकते हैं कि पावर का SI यूनिट का क्या है, डायोप्टर। और 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर रहती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की जो पावर रहती है उसको पॉजिटिव हम शो करते हैं, और कनकेव लेंस की नेगेटिव। ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस इंडिकेटेड देयर पावर्स। जो भी ऑप्टिशियंस होते हैं वो लेंस जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी पावर को इंडिकेट करता है। लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2.0 डायोप्टर, दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कन्वेक्स। अगर पॉजिटिव साइन है तो बेटा क्या है, कन्वेक्स है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +50 मीटर। सिमिलरली लेंस ऑफ द पावर अगर माइनस है देन क्या हो सकता है उसका, लेंस अगर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस का है, जिसकी फोकल लेंथ भी बता रखी है। ये लेंस कौन सा होगा, कनकेव लेंस। आई होप बेटा ये सारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए सारे डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।